नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी प्रेत छाया, जिसे लिखा है दीपक शर्मा जी ने। माई आईज मेक पिक्चर्स व्हेन दे आर शट। मेरी आंखें चित्र बनाती हैं जब वे बंद होती हैं। कोलरीज ने एक जगह कहा था, वे चित्र किस काल के रहे होंगे? विगत व्यतीत के, सामने रखे वर्तमान के, आगामी अनागत के, अथवा वे मात्र इंद्रजाल रहे, बिना किसी वास्तविक आधार के, बिना अस्तित्व के, जो केवल कल्पना के आवाहन पर प्रकट हुए रहे? या फिर वे स्वप्न थे जिनके बिंब प्रतिबिंब चित्त में अंकित किसी देखी अनदेखी ने सचित्र किए? योगानुसार चित्त की 5 अवस्थाएं हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र एवं निरुद्धा। मैं नहीं जानता मेरा चित्त आजकल कौन सी अवस्था से गुजर रहा है, किंतु निसंदेह 87 वर्ष की अपनी इस आयु में जिंदगी मेरे साथ पांव घसीट कर चल रही है। यथा समय विराम चिन्ह भी लगाएगी, मैं जानता हूँ। मेरा घूंट, मेरा कश, मेरा निवाला, मेरा श्वास बीच में रोक देगी और पारलौकिक उस विभ्रंश घाटी में मुझे ले विचरेगी जहाँ समय का हिसाब नहीं रखा जाता। किन्हीं भी लकीरों में पड़े बिंदु अपनी अपनी जगह छोड़कर एक ही दायरे में आगे पीछे घूम सकते हैं, घूम लेते हैं। उस दिन यह मुंडेर न थी। क्या वह हवा की सीटी थी या जाई के रेशमी गरारे की सनसनाहट? आज 75 साल बाद भी या बुझौल लाख बुझाने पर भी अपना हल मुझसे दूर ही रखे हैं। मेरे चित्त में कई कई कुंडल बनाए बैठी है। गोकुलनाथ 1928 की उस दोपहर मेरे पिता ने मुझे पुकारा है। तीसरी मंजिल के अपने आंगन से, जिसकी छत के बीचों बीच 5 गुना 5 वर्ग फीट की कतली में लोहे के लंबे सीखचे समाविष्ट हैं। इस युगत में हमें भिन्न मंजिलों पर होते हुए भी एक दूसरे से बात करने की सुविधा बनी रहती है। जी बाबूजी, इधर अपने चेचक के कारण मेरा डेरा चौथी मंजिल की सीढ़ियों की छत के भुज विस्तार के अंतर्गत बनी बरसाती में है, जिसकी एक खिड़की इस चौमंजिली इमारत की छत के सीखचों से 2 फुट की दूरी पर खुलती है। खिड़की से तीसरी मंजिल के आंगन में खड़े व्यक्ति से वार्तालाप स्पष्ट और सहज किया जा सकता है। आज कैसी तबीयत है? दुरुस्त है? बुखार है? नहीं मालूम। वैद्य जी ही रोज दोपहर में मेरी नाड़ी देखकर तय करते हैं मुझे बुखार है या नहीं। वैद्य जी आज नहीं आ पाएंगे। बाहर खलबली है, सड़क पर जुलूस आ रहे हैं। इतिहासकार जानते हैं, सन 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्टैनले बॉल्डविन की कंजर्वेटिव ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में एक दल का संगठन किया था, जिसका नाम था साइमन कमीशन। इसमें 7 सदस्य नामित किए गए थे, 4 कंजर्वेटिव पार्टी के, 2 लेबर पार्टी के और 1 लिबरल पार्टी का। अध्यक्ष रखे गए थे 2 सर जॉन साइमन और क्लीमेंट एटली, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे। इस कमीशन को भारत का दौरा करने के बाद ही अपनी रिपोर्ट देनी थी, किंतु जब यह दल हमारे देश में आया तो कांग्रेस पार्टी समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने इसका जमकर विरोध किया था। सभी को आपत्ति थी कि इस कमीशन में एक भी भारतीय क्यों नहीं रखा गया था। फलस्वरूप जहाँ जहाँ यह दल अपनी रिपोर्ट के लिए सामग्री एकत्रित करने जाता, वहाँ वहाँ काली झंडियों के साथ नारे लगाए जाते, गो बैक साइमन, गो बैक। उस दिन वह दल हमारे कस्बापुर में आया है। जी बाबूजी, कितना भी कैसा भी शोर क्यों ना हो, मुंडेर पर मत जाना। भीड़ को तितर बितर करने के वास्ते पुलिस हथगोले फेंक सकती है, गैस छोड़ सकती है, गोली चला सकती है। जी बाबूजी, वैद्य जी ने तुम्हारे लिए एक पुड़िया भेजी है, खिलावन के हाथ तुम्हारे पास भेज रहा हूँ।
पानी के घोल में से पी जाना। उन दिनों खाना भी मुझे इसी खिलावन के हाथ यहीं चौथी मंजिल पर भेजा जाता था। अपने चेचक के कारण पहली मंजिल वाला मेरा कमरा मुझसे छूट गया था। मेरे पिता कपड़े के थोक व्यापारी थे और भूतल वाली मंजिल के अगले आधे हिस्से में अपनी दुकान खोले थे और पिछले आधे हिस्से में अपना गोदाम रखे थे। पहली मंजिल पर मेरे दादा के और मेरे कमरे के अलावा बैठक थी और मंदिर था। दूसरी मंजिल पर रसोई और मेहमान। तीसरी मंजिल पर मेरी सौतेली माँ और अपनी 5 बेटियों के साथ अड्डा जमाए थी। छूत के डर से उन्हीं ने मेरा कमरा मुझसे छुड़वा रखा था। खाना मुझे खिलावन की निगरानी में खिलाया जाता। शुरू में मैंने खिलावन से कहा भी कि वह खाना रखकर चला जाए, मैं थोड़ी देर में खा लूँगा, लेकिन खिलावन ने सिर हिला दिया। हमें ऐसा हुक्म नहीं। बहू जी कहती हैं आपके खाने के समय हमें आपके पास खड़े रहना है। हाँ, कितना मैं खाता या ना खाता इससे उसे कुछ लेना देना ना रहता। जैसे ही मैं उसकी ओर अपनी थाली बढ़ाता, हाथ बढ़ाकर वह थाली लेता और वापस चला जाता। पुड़िया लेकर मैं अभी बिस्तर पर लेटने ही जा रहा हूँ कि नीचे सड़क से एक हुल्लड़ मुझ तक पहुँचा है। अपने पिता का कहा बेकहा मानकर मैं मुंडेर की ओर लपक लेता हूँ। गो बैक साइमन, गो बैक। ढेरों नारे हवा में गूंज रहे हैं। जब ही सड़क की दिशा से एक मेघ गर्जन ऊपर मेरी मुंडेर पर धुंधुआता आता है। अंधाधुंध मेरे गिर्द फिरकता है। मेरी आँखों के वार पर नीर जमा करने लगता है। मेरी चेचक के 11वें दिन के पोले उभार टीस मारकर टपकने लगते हैं। मेरे चेहरे के फफोले मेरी आँखों की तरह बह रहे हैं। मुंडेर की दीवार में चुने गए तराशीदार पत्थर की ओट में मैं बैठ लेता हूँ। गो बैक, गो बैक। यक बयक मुकायश वाला एक नीला दुपट्टा अंधी हो रही मेरी आंखों के सामने लहराता है। छत पर बिजली चमक उठती है। बिजली मेरे पास आती है। गो बैक, गो बैक। तब यह मुंडेर ना थी। चौंक कर मैं अपनी आंखें मुलमुलाता हूँ। 7 साल पहले जब मेरे पिता ने दूसरी शादी की थी तो मेरी सौतेली माँ के साहूकार पिता ने शादी की एक ही शर्त रखी थी। अपनी छत पर पहले 4 फीट ऊंची और 1.5 फीट चौड़ी चौहद्दी मुंडेर खड़ी करवा लो। गो बैक, गो बैक। क्या यह नीचे की भीड़ की ध्वनि की प्रतिध्वनि है? फिर सीढ़ियों से ये कौन कदम धप धप ऊपर आ रहे हैं? लड़की को तू संभाल नहीं सकती थी तो उसे साथ लेकर गई ही क्यों? मेरे पिता चिल्ला रहे हैं। 7 साल पहले भी क्या सुनी रही मैंने यही चिल्लाहट। जिस दोपहर मेरी जाई खुली छत से नीचे जा गिरी रही, जिस सुबह मंदिर में एक पर्व रहा और देवी दर्शन के लिए जाई के साथ बहन और मैं जल्दी ही एक रेले का भाग बन गए रहे। जाई ने हम दोनों के हाथ कसकर पकड़े रहे, लेकिन रेले में से किसी ने बहन का हाथ माँ के हाथ से जबरन छुड़ा दिया रहा। कई खुले दरवाज़ों की कई खुली दहलीज़ों पर जाई और मैं लौट लौट गए रहे, नमन कर रहे, कितने ही शीशों और हाथों से बचते हुए, कितने ही कंधों और घुटनों से टकराते हुए, लेकिन बहन हमें नहीं मिली रही। बढ़कर मैंने जाई के दुपट्टे को अपने हाथों में कस लेना चाहा है, मगर एक पलटा खिलाकर मुझे ज़मीन पर पटक दिया गया है। जाई का लहरा दुपट्टा और गरारा मुझे दूर जा छिटका है। जाई, जाई, जाई। मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, रिस रहे अपने फफोलों के साथ, टपक रही अपनी आँखों के साथ। सीढ़ियों से कई कदम धप धप ऊपर आ रहे हैं। खिलावन, मेरे पिता कह रहे हैं, भैया जी को उनके कमरे में इधर लाओ, फौरन। आपने जाई को छत से नीचे क्यों फेंका बाबूजी? मैं विलाप करता हूँ। लड़के के मुंह पर पट्टी बांध दो खिलावन, मेरे पिता आदेश देते हैं। बुखार इसका कुछ ज़्यादा ही ठुनक रहा है। शीतला माता के स्पर्श की माया है लाला जी। रिश्ते में खिलावन वैद्य जी का सगा भतीजा है और उन्हीं की तरह मेरे पिता के संग निर्भीक बात कहने में झिझकता नहीं, जो भैया जी को उत्पात की दिशा में प्रवृत्त कर रही है। नंदराम क्या कह गए हैं?
गत अभिमान न यह सुखल है, देहादिक को मायक कहे। मेरी मानिए लाला जी, मंत्र फूंक कर कोई चीज़ शीतला मंदिर में चढ़वा दीजिए। अभी पहले तो तुम अपने चाचा ही को लिवा लाओ, वही कुछ उपाय कर लें पहले। अपने पिता से मैंने फिर कुछ ना पूछा, अपने से ही पूछता रहा हूँ। अहोर बहोर सन 1928 की उस दोपहर क्या जाई ही छत पर आई रही अपनी मृत्यु का भेद उगलने, या फिर 7 साल पहले जिस भेद को मेरे सहम ने मेरे चित्त की किसी परत में पीछे धकेल दिया था, उस दोपहर वह अचानक मेरे सामने आ खड़ा हुआ था, एक चलचित्र की तरह। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।